हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑप्टिक्स का जो फेबरी पैरो व्यतिकरण मापी है उसी के साथ क्वेश्चन अटैच आता है कि फेबरी जो पैरो व्यतिकरण मापी है उसकी बनावट और कार्य विधि समझाने के साथ साथ जो अपने को पता है कि फेबरी पैरो व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बनती हैं वो समांतर दो समतल जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में बहुपरावर्तन से बनती है। इन दोनों प्लेटों के बीच में परावर्तन होता है और ये आंशिक रूप से पॉलिश की हुई है, यानी इनके बीच के कुछ पार्ट को बिना पॉलिश किए रखा जाता है जिससे प्रकाश किरणें पारगमित होती हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच में परावर्तन होता है जिसे अपन बहुपरावर्तन बोलते हैं। और अपन ने उसमें चेक किया कि प्लेट बी से प्रकाश किरणें पारगमित होती हैं और बिंदु पी के ऊपर पहुंचती हैं। तो उसकी बनावट और कार्य विधि के बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं कि व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता वितरण, उसमें जो अपने डिस्कस किया था कि इसमें जो फ्रिंजें बनती हैं फेबरी पैरो व्यतिकरण मापी के अंदर जो फ्रिंजें बनती हैं वो अत्यधिक तीव्रता वाली बनती हैं, यानी उनकी इंटेंसिटी जो होगी हाई होगी, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि उच्च विभेदन क्षमता वाला उपकरण है, हाई रिजोल्विंग जो पावर है। तो माइकलसन व्यतिकरण मापी जो है उसके कंपेयर में अत्यधिक स्पष्ट फ्रिंजें बनती हैं और इसमें तीव्रता का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होता है, यानी प्रत्येक पारगमित जो तरंग है पहले बहुपरावर्तन हुआ दोनों प्लेटों के बीच में, फिर बी प्लेट से पारगमित हुई, वो पारगमित तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित हुई, तब व्यतिकरण की घटना बनी और उसमें अपने वो फ्रिंजें दिखी। तो प्रत्येक पारगमित जो तरंग है, ट्रांसमिटेड जो रे है, उसको उसमें तीव्रता वितरण किस प्रकार से हुआ कि फ्रिंजें हैं वो स्पष्ट बन गई, यानी इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होने का उसमें जो मेथड है वो क्या है जिससे फ्रिंजें माइकलसन व्यतिकरण मापी के कंपेयर में इस व्यतिकरण मापी में अधिक स्पष्ट बनी। तो इस चीज को अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन मान लें कि अपने पास दो समांतर प्लेटें हैं, समतल कांच की प्लेटें, जिसके अंतः पृष्ठ के ऊपर अपन ने एल्यूमिनियम या चांदी की पॉलिश कर रखी है। उन प्लेटों को अपन ने नाम दिया था ए और बी। तो उन दोनों प्लेटों के बीच में कुछ गैप है, उस वायु वाले भाग को जहां बहुपरावर्तन होता है उसको अपन बोलते हैं कि डी है। एक मैं आपको बता दूं कि यहां दो घटनाएं होती है, एक तो प्रकाश किरणें जो है वो परावर्तित होती है, एक तो परावर्तन होता है और एक पारगमन होता है। तो परावर्तन जो प्रकाश किरण है, परावर्तन के संगत होता है परावर्तन गुणांक आर, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर, और पारगमित जो किरणें हैं उनके संगत होता है पारगमन गुणांक। तो अपने पास यहां दो प्रकार के गुणांक हैं जो छोटी क्लासेस से अपन पढ़ते आ रहे हैं। एक होता है परावर्तन गुणांक जो परावर्तित किरणों का होता है, एक होता है पारगमन गुणांक जो पारगमित किरणों का होता है, यानी एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर एंड ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट टी। और अपन ने कहीं ना कहीं पढ़ा है इनको कि परावर्तन गुणांक आर और पारगमन गुणांक टी का योग हमेशा कितना होता है, एक होता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेड जो कोफिशिएंट है इन दोनों को अपन ऐड करें तो 1 आता है। दूसरा प्योर इसमें मैथमेटिक्स है टॉपिक के अंदर, और काफी अच्छी मैथमेटिक्स यूज हुई है जिसमें अपने काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि परावर्तित जो तरंग है उसका परावर्तन गुणांक आर होगा, कैपिटल आर, और जो तरंगें पार कर गई है प्लेट को जिनको अपन पारगमित तरंगें बोलते हैं उनका पारगमन गुणांक होगा कैपिटल टी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना प्लेट ए व बी जो फेबरी पैरो जो व्यतिकरण मापी है उसके अंदर जो दो प्लेट हैं ए व बी समांतर लगी रहती है। माना प्लेट ए व बी के मध्य स्मॉल डी दूरी है, जो प्लेट ए और बी है उनके बीच में अपन ने मान ली स्मॉल डी दूरी है। परावर्तित एवं पारगमित
दोनों घटनाएं हुई हैं। दोनों प्लेटों के बीच में तो परावर्तन हुआ था, प्लेट बी को पार करके पहुंच गई, तो परावर्तित एवं पारगमित तरंगों की परावर्तन गुणांक कितना मानेंगे? परावर्तन गुणांक R तथा पारगमन गुणांक T है। और यहां अपन लिख सकते हैं कि R प्लस T, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक को ऐड करें तो 1 आता है हमेशा। यानी माना प्लेट ए व बी के मध्य दूरी जो है वो स्मॉल d है, और परावर्तित और पारगमित जो तरंगे हैं इनके परावर्तन गुणांक R तथा पारगमन गुणांक कितना है? T है। एक अपन तीव्रता पढ़ रहे हैं, तो तीव्रता के लिए आपको पता होना चाहिए आयाम का। और अपन जानते हैं कि किसी भी तरंग, प्रकाश की जो तरंग है उसकी जो तीव्रता होती है वो आयाम की हमेशा क्या होती है? वर्ग के समानुपाती। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। तो यहां अपन क्या लग सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता आयाम की वर्ग की समानुपाती होती है। ये तो अपन छोटे क्लासेस ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आयाम की क्या होती है? वर्ग के समानुपाती होती है। यानी प्रकाश की जो तीव्रता है वो आयाम के, जैसे आयाम को अपन ए लिखें तो आयाम के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। काफी सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। पहले बता देता हूं, यदि थोड़ा सा भी वीक पॉइंट है पीछे के कॉन्सेप्ट के अंदर तो टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। फिर भी अपन ट्राई करते हैं। देखो, प्रकाश की जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि अपने को प्रकाश की तीव्रता की जरूरत पड़ती है। एक देखो, जैसे ये दो प्लेट अपन ने इस प्रकार से मान ली, एक प्लेट है ए, एक प्लेट है बी। यहां से कोई प्रकाश किरण आई, यहां से टकरा के चली गई तो इसको बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। और यहां यदि बीचों बीच निकल गई तो इसको बोलते हैं पारगमित प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरणों को मैं कैपिटल R से लिखूंगा, पारगमित वाली को ट्रांसमिटेड रेज T से लिखूंगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि परावर्तित जो तरंग है उसका आयाम अपन मान लें कि √R, और इसका जो आयाम है वो अपन मान लें √T। ये रूट के रूप में मानने का अपने पास मेथड है इस प्रकार का कि कल को अपन जैसे अपन क्या लिखते हैं कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आयाम की वर्ग के समानुपाती होती है। जैसे आयाम कैपिटल ए मान लिया, एक बार अपन ने सपोज किया आयाम का वर्ग है वो समानुपाती होता है तीव्रता के, या इसको लिख दो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती, एक ही बात है। और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं a² यानी आयाम का वर्ग है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे अपन तो एक कांस्टेंट आता है k, ये भी सही है। और आप i इक्वल्स टू करोगे तो k² करोगे वो भी सही है। और यहां से अपने को आयाम चाहिए तो a इक्वल्स टू होता है √ki, k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यदि 1 भी मानोगे तो आयाम जो होता है वो तीव्रता के रूप में आपको परिभाषित यदि करना है तो इसका अपन अपोजिट बोल सकते हैं कि आयाम जो होता है वो तीव्रता के वर्गमूल के बराबर होता है। आयाम जो होता है वो तीव्रता के वर्गमूल की, एक ही बात है। या अपन यहां से ये बोल दें कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो एक ही बात है। तो आयाम है वो तीव्रता की टर्म में मानना है तो आपको आयाम रूट के फॉर्म में मानना पड़ेगा। क्यों मानना अपन ने, यहां से अपन
समझ गए, और बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ। देखो, एक होता है प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती, तो इसका मतलब अपन उल्टा ही बोल सकते हैं कि आयाम का वर्ग तीव्रता के समानुपाती। और इस प्रकार से मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन करें इसकी, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद में अपन देख रहे हैं कि आयाम जो होता है वो तीव्रता के रूट के बराबर होता है। तो यहां से अपन जो आयाम मानेंगे वो रूट की फॉर्म में मानेंगे। परावर्तित तरंग का जो आयाम है वो अपन मानेंगे रूट आर, और पारगमित जो तरंगे हैं उनका आयाम मानेंगे अपन रूट टी की फॉर्म में। तो ध्यान रखना है कि तीव्रता वितरण निकाल रहे हैं अपन, तो आयाम जो है वो परावर्तित तरंगों का क्या मानते हैं अपन और पारगमित तरंगों का क्या मानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां लिख सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः परावर्तित तरंग एवं पारगमित तरंग, परावर्तित तरंग एवं पारगमित तरंग के आयाम जो एम्पलीट्यूड होगा तीव्रता की फॉर्म में किस प्रकार का होगा, क्रम से परावर्तित तरंग का आयाम क्रम से रूट आर तथा पारगमित जो तरंग है ट्रांसमिटेड जो रे है उसका आयाम रूट टी होगा। रूट की फॉर्म में होगा, किस प्रकार से होगा अभी अपन ने डिस्कस किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये कह दिया कि प्रकाश की तीव्रता वितरण निकाल लें तो तीव्रता आयाम के क्या होती है, वर्ग के समानुपाती, तो परावर्तित तरंग और पारगमित तरंग के आयाम क्या होंगे, क्रम से रूट आर तथा रूट टी होंगे। अब इसका डायग्राम के बारे में डिस्कस अपन करते हैं कि सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाएं। तो अपने पास दो प्लेटें, क्योंकि अपने को पता है फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी के अंदर दो समांतर प्लेटें होती हैं, वो इस प्रकार से रखी हुई। उस एक्सपेरिमेंट किया तब अपन ने देखा था कि दो पैरेलल प्लेटें थी इस प्रकार से। अब की बार ये प्लेटें इस प्रकार से हैं और दोनों के बीच की दूरी है वो अपन ने मान रखी है, कितनी है, स्मॉल डी। दोनों प्लेट, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो है बेचारी स्मॉल डी। एक अपन मान लें एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ये हो गया एस। इससे प्रकाश की किरण आई और सबसे पहले प्लेट ए के ऊपर गिरेगी। आपतित तरंग हो गई है। इस आपतित तरंग का आयाम है वो अपन मान लें ए। आपतित जो तरंग है इसका आयाम अपन कितना मान लें, ए मान लें। तो इसका कुछ भाग तो क्या हो जाएगा, परावर्तित, ये परावर्तित हो गई। शेष भाग इसका यहां से अपवर्तित, और इस पॉइंट के ऊपर सेम इंसिडेंट, इसका कुछ भाग परावर्तित और इसका शेष भाग पारगमित। ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर अपन देखें तो इसका कुछ भाग है ये पारगमित, इसके लिए तो पारगमन है, वापिस इसी दशा में लौट जाएगी, वो इसके लिए क्या है, परावर्तन है। इस पॉइंट पर चेक करें तो ये पारगमित और ये वापिस चली जाएगी तो ये परावर्तित। इस पॉइंट की बात करें तो इसके लिए पारगमित ये, और ये जो वापिस आएगी इसके ये लिए परावर्तित, और ये इसके लिए पारगमित। तो इस प्रकार से वेवफॉर्म बनेगा, जो अपन पीछे भी कर चुके हैं पतली वायु फिल्म में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो इस पूरे सिस्टम की अपन बात करें
ये फिल्म जो अपने को दिखाई दे रही है दो प्लेटों से बनी है, ये इसके ऊपरी पार्ट है। तो ये तो आपतित किरण थी, आपतित किरण की दिशा में जो भी प्रकाश किरण गई है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित प्रकाश किरण। और इस प्लेटों को पार करके जो नीचे की तरफ चली गई उनको अपन बोलते हैं पारगमित प्रकाश किरणें। पारगमन को अपन लिखते हैं टी से, ये पहली है T1, ये T2 और ये है T3। ऐसे ही रिफ्लेक्शन वालियों को अपन लिख देते हैं R1, R2, R3 और ये है पारगमित। इन पॉइंट्स को नाम देना चाहो तो अपन दे सकते हैं, इसको दे दें P1, इसको नाम दे दें अपन P2, इसको नाम दे दें अपन P3, इसको नाम दे दें C1, इसको नाम दे दें C2 और इसको नाम दे दें C3। अब इस डायग्राम के अंदर अपने को देखना है कि तीव्रता कौन से प्रकाश किरण की कितनी होगी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आने वाला जो प्रकाश था, ध्यान से देखिए कि आपतित जो प्रकाश किरण है उसका आयाम स्मॉल a है, और मैंने आपको ऊपर बताया कि परावर्तित तरंग का जो आयाम है वो तो √r हो जाएगा, और पारगमित जो तरंग है उसका आयाम कितना हो जाएगा, √t, यानी इतने गुना हो जाएगा। मैं आपसे कहूं कि आपतित प्रकाश की तरंग जो है उसका आयाम a है, और मैं आपसे कहता हूं कि यदि जो प्रकाश किरण परावर्तित हुई है उसका तो आयाम है वो √r गुना बढ़ जाएगा, यानी पहले कितना था a था तो √r गुना बढ़ जाएगा। और पारगमित जो प्रकाश की तरंग है उसका आयाम जो है वो प्रारंभिक आयाम का √t गुना। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना ध्यान रखना है कि जो प्रकाश किरण आ रही है a, उसका आयाम a है, तो परावर्तित जो हुई है उसको तो √r से गुना करना है, इतने गुना बढ़ जाएगा, और जो पारगमित हुई है उसका आयाम √t गुना बढ़ जाएगा। अब परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के दोनों का ऐड करें तो 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि r और t की वैल्यू बहुत छोटी है, क्योंकि दोनों को ऐड किया तो 1 आया, उनके रूट निकालोगे तो और भी छोटा आएगा। तो ये दशमलव वाली संख्याएं हैं, दशमलव वाली संख्या से किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आयाम और कम हो जाएगा, और आयाम सीधी सी बात है कि कम होगा कि आने वाले प्रकाश की किरण का आयाम a है। तो ये प्रकाश की किरण यहां दो भागों में बट गई। तो दिस एम्पलीट्यूड डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, some parts in reflected rays and remaining part in transmitted rays, यानी आयाम तो सीधी सी बात है कि कम हुआ है। तो अपन इस प्रकाश की किरण की बात करें तो इसका आयाम कितना होगा, देखो ये परावर्तित प्रकाश किरण है, मैंने आपको बोला कि परावर्तित प्रकाश जो किरण है उसका आयाम कितना हो जाएगा, प्रारंभिक आयाम का √r गुना। तो इसका आयाम कितना हो जाएगा, a √r। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लीजिए, प्रारंभिक आयाम का √r गुना परावर्तन वालों के, ये इसके लिए क्या है, ये प्रकाश किरण, ये तो इस प्लेट को पार कर गई तो ये पारगमित प्रकाश किरण हुई। तो पारगमित वाला प्रकाश किरण का आयाम कितना होगा, √t, यानी प्रारंभिक तो है a और पारगमन वाले का बढ़ जाएगा √t, बढ़ जाएगा या घट जाएगा जो भी है, वैल्यू कम होंगी तो आप कह सकते हो कम में होगा। अब देखो इस प्रकाश की किरण का, इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए ये तो परावर्तन है तो परावर्तन वाले को √r से गुणा कर दो, और ये इसके लिए पारगमित है तो पारगमित वाले को √t से मल्टीप्लाई कर दो। इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं तो देखो इस पॉइंट के ऊपर ये तो परावर्तन है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण आई, ये वापस दिशा में लौट गई, तो ये तो परावर्तन है इसके लिए। तो परावर्तन वाले को किससे गुणा करना है, प्रारंभिक का √r से। तो इसके लिए प्रारंभिक कोण है a है या a √t है, भाई ये प्रकाश की किरण तो इससे निकल के गई है ना, तो पहली इसके लिए प्रारंभिक कोण हो गई a √t, और ये परावर्तित हुई तो इसका आयाम कितना हो जाएगा, इसको √r से गुणा कर दो। तो इसका पहला है a √t और इसको किससे गुणा कर दो, √r से। कुछ नहीं करना, जो भी परावर्तित जो हुई है उसको √r से गुणा करते चलना है, पारगमन वाले को √t से। इसकी बात करूं तो मैं इसको √t से गुणा करना है, इसका प्रारंभिक कोण है ये, तो इसको मैं √t से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, a और √t पहले से है, इसको गुणा करें √t से तो 80।
तो ये परावर्तित प्रकाश किरण, ये पारगमित प्रकाश किरण। इससे अगले का देखिए, इसका निकालना है। तो ये जो प्रकाश किरण है ये कहां से आई है? इस प्रकाश किरण से निकल के आई है। ये प्रकाश की किरण यहां से गई, तो इस प्रकाश की किरण ये यहां टकराई, तो इसका कुछ भाग तो पारगमित यानी बाहर निकल गया। इसके लिए तो ये पारगमित ही है, हालांकि अपने लिए परावर्तित प्रकाश किरणें हैं। तो इस प्रकाश की किरण के लिए अपन बात करें, ये प्रकाश की जो किरण है वो पारगमित है, और ये इसके लिए क्या है? परावर्तित है। तो पारगमित के लिए क्या करना है? अपने को क्या बताया था? रूट टी से गुणा। तो इसका कितना था? ए रूट टी ए रूट आर, ए रूट टी इंटू रूट आर। इसके लिए पारगमित है तो इसको किससे गुणा करोगे? रूट टी से। तो रूट टी से गुणा करेंगे, रूट टी पहले से है तो टी हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? ए टी और रूट आर। देखो पहले कितना था इसका? ये था ए रूट टी ए रूट टी और रूट आर। पारगमित का निकालना है क्योंकि इसके लिए तो पारगमित है। तो क्या बताया था मैंने, किससे गुणा करना है? पारगमित के लिए रूट टी से। रूट टी से करोगे तो टी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ए टी रूट आर, ए टी रूट आर। ऐसे इसका निकालें अपन, तो इसका निकालें तो देखो पहले इसका चेक करना पड़ेगा अपने को। ये तो इसका है, इसका कैसे चेक करेंगे? इसका प्रारंभिक कोण है ए रूट टी रूट आर। ये इसके लिए परावर्तित हुई है तो इसको किससे गुणा करोगे? रूट आर से। तो कितना बन गया? ये ए रूट टी और रूट आर को रूट आर से करोगे आर, इसका ये आ गया। इसका निकालोगे तो इसके लिए क्या है? पारगमित है। तो पारगमित है तो इसको किससे गुणा कर दो? रूट टी से। रूट टी से करोगे टी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए टी आर। तो इसका क्या आ जाएगा? ए टी आर। इसी प्रकार से बढ़े ये 80, फिर 80 आर बढ़ गया, एक और आर बढ़ जाएगा, अगला क्या आएगा? 80 आर स्क्वायर। आप करके देख सकते हो इसे, जो मेथड बताया। और इसका क्या आएगा? इसका देखो यहां ए रूट आर था, फिर क्या हुआ? ए रूट आर किससे मल्टीप्लाई हुआ? टी से। बाकी तो आप निकाल भी सकते हो इसका। फिर ये आ जाएगा ए टी आर, ए टी आर और ये रूट आर। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। बाकी सभी को आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एक दो का निकालना। तो ये जो पैटर्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेस के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि परावर्तित जो प्रकाश किरणें हैं उनके आयाम किस प्रकार के आए? ए रूट आर, ये तीव्रता ही है। इसका ए टी रूट आर, इसका ए टी आर रूट आर। कुछ नहीं करना, परावर्तित प्रकाश किरण को रूट आर से मल्टीप्लाई करना है, पारगमन जहां हुआ है उसको रूट टी से मल्टीप्लाई करना है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपतित जो प्रकाश की किरण है वो एक वेव के रूप में आई है, तरंग के रूप में। और तरंग का समीकरण अपन, तरंग का विस्थापन समीकरण छोटी क्लासेस से लिखते आ रहे हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी, जहां a आयाम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपतित तरंग का समीकरण, आपतित जो तरंग है, कौन है इसमें आपतित तरंग? SP1। आपतित तरंग का विस्थापन समीकरण लिख सकते हो। अरे दुनिया की कोई भी तरंग हो उसका विस्थापन समीकरण का मेथड होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो y इक्वल्स टू आयाम a और साइन ओमेगा टी। ये होता है 11th क्लास में, 9th 10th क्लास में अपन ने पढ़ा है तरंग का विस्थापन जो समीकरण है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है। तो आने वाली जो तरंग है उसका विस्थापन समीकरण ये है, y बराबर a साइन ओमेगा टी। इसको मैं दूसरी फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूं। एक प्रमेय पढ़ी अपन ने, आयलर प्रमेय। और वो आयलर प्रमेय क्या कहती है कि e की पावर आइटा ओमेगा टी कहीं दिखे अपने को, तो इसको आप लिख सकते हो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि कोस थीटा बराबर भी e की पावर आइटा ओमेगा टी है, और साइन थीटा बराबर भी क्या है? e की पावर आइटा ओमेगा टी है। लेकिन कोस हमेशा होता है रियल पार्ट, और साइन वाला जो पार्ट इसके साथ आइटा है ये काल्पनिक भाग होता है। तो e की पावर आइटा ओमेगा टी को आप ये लिख सकते हो साइन थीटा।
तो यहां का जो साइन सॉरी ये थीटा नहीं होंगे, ई की पावर आईटा ओमेगा टी है ना, तो कोस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, यहां थीटा होता है तो कोस थीटा प्लस आईटा साइन। तो साइन ओमेगा टी को मैं लिखता हूं ई की पावर आईटा ओमेगा टी, आयलर प्रमेय से। तो इसको क्या लिखता हूं आयलर प्रमेय से, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी को लिखता हूं ई की पावर आईटा ओमेगा टी। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और ये किससे लिखा है अपन ने, यूजिंग बाय आयलर थ्योरम, यानी आयलर प्रमेय से, जो मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं आयलर प्रमेय से। अब यदि आने वाली प्रकाश की जो किरण है उसका विस्थापन समीकरण y इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर आईटा ओमेगा टी हुआ, तो पारगमित जो प्रकाश किरणें हैं इस तरंग का विस्थापन समीकरण क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, लिख सकते हैं अपन। और प्रत्येक तरंग के बीच में जो कलांतर है, यानी कलाओं का जो अंतर है वो अपन मान लें फाई, और पथांतर अपन मान लें डेल। तो किस प्रकार से होगा, अतः पारगमित तरंगों, जो ट्रांसमिटेड वेव है, पारगमित तरंगें कौन सी है, C1 T1 C2 T2 C3 T3, यानी C1 T1 C2 T2 तथा C3 T3 की विस्थापन समीकरण सभी के लिखो। देखो लिखने का मेथड मैं आपको बताता हूं। यदि आने वाली प्रकाश की जो तरंग है उसका विस्थापन समीकरण y इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर आईटा ओमेगा टी हुआ है, तो इन तरंगों के विस्थापन समीकरण क्या होंगे। सबसे पहले इस तरंग की बात करो, y इक्वल टू ए इंटू ई की पावर आईटा ओमेगा टी। ए क्या होता है, आयाम, इस तरंग का तो आयाम ए है, इसका लिखोगे तो इतना तो कन्फर्म हो गया, आयाम क्या लिखना पड़ेगा 80। अरे यहां ए किसका आया है आयाम, आपतित तरंग का। अपन पारगमित तरंग का विस्थापन समीकरण निकाल रहे हैं, तो इसका आयाम 80, तो इसको y से अपन ने लिख दिया। तो पहली तरंग का लिख दें विस्थापन समीकरण y1 से, तो क्या होगा y1 इक्वल्स टू क्या होता है, पहले आयाम लिख, तो इसका आयाम लिख 80, फिर क्या लिख e की पावर आईटा ओमेगा टी, e की पावर आईटा ओमेगा टी। और मैं आपको बता दूं कि इस तरंग और इस तरंग ये तो बराबर तो है नहीं, इनके बीच में कला अंतर यानी कलाओं का अंतर अपन मान ले फाई, लेट्स सपोज, यानी फाई का डिफरेंस है, तो आईटा ओमेगा टी माइनस फाई, इस प्रकार से। तो इसमें और इसमें क्या चेंज है कि आने वाली तरंग का तो आयाम ए था, पारगमित तरंग का आयाम 80 हुआ, तो ए की जगह 80। आपतित तरंग और पारगमित तरंग के बीच में यदि कलांतर फाई हो, कुछ न कुछ कलाओं का अंतर है, जैसे एक तरंग इस प्रकार से चले और दूसरी तरंग इस प्रकार से चले, तो इनके बीच में कलाओं का कुछ अंतर है, वो कलांतर कितना मान लिया, फाई मान लिया। नेक्स्ट तरंग का कैसे लिखोगे, y2 बराबर, y2 मतलब इस तरंग का, दूसरी का C2 T2 का, C2 T2 की बात करूं, तो पहले क्या लिखी, इसका आयाम कितना 80R, इसका आयाम है 80R इंटू ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस फाई। अब अपन कर ले इस हिसाब से लिख रहे हैं, तो इस तरंग और इस तरंग के मध्य पथांतर भी है कुछ, यहां से लंब डाल के देखो, तो इसके बाद में तो ये बराबर है, ये अलग पथांतर है, तो पथांतर मान लेंगे डेल है, तो कुछ पथांतर भी आता जाएगा, ये ध्यान रखना, पथों का अंतर। अरे इसको इसके हिसाब से लिखा तो कलाओं का अंतर किया अपन ने, इसमें और इसमें पथांतर नहीं निकलेगा कि कलाओं का अंतर ये किस प्रकार से जारी है, ये किस प्रकार से, इसका इस समीकरण को इसके हिसाब से लिखा, यानी इस वाले को इसके हिसाब से लिख रहे हैं, तो इनका तो पथों का अंतर निकाल सकते हैं अपन। कल को मैंने ये ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस फाई ऐसा कैसा लिख दिया, तो आप कहोगे इसमें पथांतर है ही नहीं, पथांतर शून्य है, और अपने को दिख रहा है कि इनमें पथांतर है, अगले में आएगा तो और भी पथांतर आएगा, डेल और घटा देंगे, तो पथांतर मान लें डेल। तो यहां एक चीज बताओ आप कि यहां फाई तो क्या है, कलांतर, और यहां जो डेल लिखा है अपन ने, वो डेल क्या है, पथांतर।
तो ये बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। देखो सिमिलरली अपन तीसरी तरंग का समीकरण क्या लिखेंगे बताओ। तीसरी तरंग का आयाम लिख दे पहले, ATR², ATR² ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस डेल। यहां तक मैंने लिख दिया तो फिर आप कहोगे कि इसका मतलब इस तरंग और इस तरंग ये सेम हो गई, इसका मतलब इन दोनों के बीच में पथांतर है ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में अपने को दिख रहा है पथांतर है, यहां से परपेंडिकुलर डालो पथांतर है, पथांतर है, इसका मतलब एक और माइनस डेल करें, क्योंकि इसमें भी तो अपने डेल किया था माइनस, इसमें एक और डेल करें तो -2 डेल हो जाएगा। अगली का लिखना हो तो अपने को क्या लिखेंगे, y4 इक्वल्स टू ये ATR², अगला ATR³, ये क्या है, ई के पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव, अगले में माइनस डेल हुआ, अगले में -2 डेल हुआ, अगले में -3 डेल हुए। तो इस प्रकार से चलते रहेंगे समीकरण। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है कि सभी तरंगों के विस्थापन जो है समीकरण आए उनको ऐड कर दो। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण सिद्धांत से बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या लिखता हूं, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट x। अब वैल्यू रखते हैं y1 y2 y3 की, तो y इक्वल्स टू y1 y2 y3 की वैल्यू रखें तो y1 की वैल्यू कितनी है 80 ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस नेक्स्ट की क्या है ATR ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस डेल। नेक्स्ट की क्या होगी प्लस ATR² ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस 2 डेल। और ये चलता रहेगा इस प्रकार से, तीनों को अपन ने क्या किया, ऐड किया। अब तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है वो देखो आप। कॉमन क्या आएगा देखो, एक तो 80 सभी में है, 80 इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी। ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव, ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव, एक्स्ट्रा टर्म माइनस डेल, इसमें माइनस आइटा टी, तो ये भी है। तो दोनों में जो कॉमन अपन लें इसका, तो एक तो आएगा 80, एक क्या आएगा इंटू ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, यहां तो ये पूरा ही कॉमन आ गया तो 1 प्लस यहां 80 कॉमन ले लिया तो r बचा, ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव, आइटा तो इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो क्या बचेगा ई की पावर माइनस आइटा डेल, ई की पावर माइनस आइटा डेल प्लस नेक्स्ट क्या बचेगा R² ई की पावर माइनस, अब की बार बच जाएगा 2 आइटा डेल। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखो अब नेक्स्ट अपन क्या करें, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है देखो, तो इस डायग्राम को अपन मिटा देते हैं, मेरे ख्याल से कोई काम नहीं आएगा। काफी इजी मैथमेटिक्स यूज हुई है इसमें देखो। तो अपने पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं। एक फॉर्मूला है अपने पास, ये प्रसार है किसका है, कल को ये है अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर जो n है, उसका प्रसार कैसे करते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस या समथिंग, इसको दो ही टर्म तक अपन खोलें इस प्रकार है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एक्स एन इंटू एन माइनस 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये जो प्रसार है ये किसका आ गया, ये आ गया 1 प्लस
आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल, और इसकी पावर किसकी माइनस। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन? ये इसका प्रसार आ गया। इसको खोल के देखो, 1 प्लस एक्स, इसको एक्स मान ले, इसकी पावर एन है, तो 1 प्लस एन एक्स करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स करेंगे तो माइनस आर, और ई की पावर माइनस आईटा डेल, ई की पावर माइनस आईटा डेल, और 1 प्लस आर, ये प्लस का नहीं होगा, माइनस होगा ना, 1 माइनस। अब करके देखो, 1 की जगह 1 करें, एन की जगह कितना अपने पास -1, माइनस यहां पहले से, तो प्लस आर की जगह आर, ये बाकी एक्स ऐसा कैसा, ई की पावर माइनस आईटा डेल, यही तो आएगा। तो ये आ रहा है 1 प्लस आर ई की पावर माइनस आईटा डेल। नेक्स्ट करेंगे तो अपन नेक्स्ट टर्म ये आ जाए। तो ये जो प्रसार है ये किसका होगा, ये यहां से लेके यहां तक किसका प्रसार होगा, 1 माइनस आर इंटू ई की पावर माइनस आईटा डेल, उसकी पावर -1। इसको लिख सकते हैं अपन, इसको इस प्रसार से अपन खोल के देखो, 1 प्लस एक्स की पावर एन को लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो y इक्वल्स टू ए टी इंटू ई की पावर आईटा ओमेगा टी -5, और इसको किसका प्रसार लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आईटा डेल, और उसकी पावर है -1। ये प्रसार से लिखा है, एक्सपेंशन से ध्यान है, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। देखो अब ये पावर -1 है, डिवाइड में आएगी तो ये +1 हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेचारे को, y इक्वल्स टू 80 की इसको डिवाइड में ले आए तो 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आईटा डेल, इसकी पावर 1 हो गई, तो 1 लिखने की अपने को जरूरत नहीं है पावर, और इनटू में क्या है, ई की पावर आईटा ओमेगा टी -5। यहां तक देखो, इसको कह दें अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, अपनी इक्वेशन सेकंड। तो ये आ गया अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, रिजल्टिंग। पहले क्या थे, y1 y2 y3, सभी को ऐड किया तो y आ गया, परिणामी तरंग का विस्थापन। तो ये तो तरंग का विस्थापन क्या होता है, y बराबर a इंटू ई की पावर समथिंग। तो ई की पावर समथिंग उसके मल्टीपल में जो होता है वो आयाम होता है। देखो यहां देखो, आयाम क्या है 80, इसका आयाम क्या है 80r, यानी ई की पावर जो होती है उसके गुणा में जो कोई क्वांटिटी होती है वो तरंग का आयाम होता है। तो ई की पावर के जो साथ गुणा में जो क्वांटिटी है वो आयाम हो गया, तो इसका परिणामी जो आयाम आ गया आएगा रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। तो इसका जो परिणामी आयाम आएगा वो कितना आएगा, परिणामी आयाम ए से लिख दें उसको, ए इक्वल्स टू कितना आ गया 80 अपॉन 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आईटा डेल, यह आ गया परिणामी आयाम। अब देखो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालूं मैं। जैसे कोई वैल्यू दे दिया आपको 3 प्लस आईटा, सपोज ए इक्वल्स टू, मैं कह दूं आपको ये स्टार निकालो, मैथमेटिक्स में निकालते हैं, मैट्रिक्स स्पेस के अंदर स्टार निकालते हैं, तो इसका मतलब प्लस आईटा की जगह माइनस आईटा, माइनस आईटा हो तो प्लस आईटा, तो 3 माइनस आईटा, ये इसका स्टार है। एक थ्योरम पढ़ी है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर अपन ने, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक में, उसमें क्या होता है कि जेड कोई नंबर है, जेड इक्वल्स टू आर प्लस आईटा एक्स है, जेड इक्वल्स टू क्या होता है आर प्लस आईटा एक्स। तो जेड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको आप क्या लिखते हो, जेड इंटू जेड स्टार, या फिर अपन ये लिख सकते हैं, हाँ ऐसा अपन लिख सकते हैं इसको, या जेड स्क्वायर बराबर अपन लिखते हैं जेड इंटू जेड स्टार। ये अपन प्रूफ कर चुके हैं बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसका स्टार और निकाल लें अपन, एंड इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले, ए स्टार की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू ये है,
तो ए स्टार क्या आएगा, स्टार का मतलब प्लस आइटा है, जहां भी दिखे वहां माइनस कर दीजिए, और माइनस आइटा है तो आप प्लस कर दीजिए, बाकी कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो बाकी ऐसा का ऐसा लिखो 80/1 माइनस आर ई की पावर, ये माइनस आइटा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस आइटा डेल, कुछ नहीं करना बस, ये इसका स्टार आ गया। क्यों निकाला, क्योंकि अपन तीव्रता निकालेंगे, तीव्रता क्या होती है आयाम के वर्ग के बराबर। तो तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के बराबर, यानी आई बराबर ए स्क्वायर लिखूंगा मैं, लेकिन ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर को लिखता हूं जैसे जेड स्क्वायर को क्या लिखते हैं जेड इंटू जेड स्टार। किसी भी नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स नंबर से अपन मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर रूट आता है। तो ऐसे ही अपन तीव्रता आई निकालें तो आई बराबर ए स्क्वायर न करके अपन क्या करेंगे ए इंटू ए स्टार करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं ए इंटू ए स्टार। तो इसको भी अपन यहां से मिटा देते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा, और अदरवाइज मैथमेटिक्स देखो इसमें थोड़ी अच्छी यूज हुई है। तो इसके बाद में अपन देखो तीव्रता निकाल रहे हैं अपन, तो तीव्रता वितरण इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अतः तीव्रता आई बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, आयाम के वर्ग के समानुपाती। तीव्रता आई बराबर ए स्क्वायर को क्या लिखते हो ए इंटू ए स्टार। एक थ्योरम पढ़ी थी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर होता है, जेड स्क्वायर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं जेड इंटू जेड स्टार। तो वैल्यू रख दें ए की और ए स्टार की, ए की वैल्यू है ए स्टार की वैल्यू यहां रख दें अपन। तो तीव्रता आएगी ए इक्वल्स टू क्या है 80/1 माइनस आर ई की पावर माइनस आइटा डेल, ये तो एक ही है। ए स्टार की क्या आएगी, ए स्टार की जो वैल्यू है वो 80/1 माइनस आर ई की पावर आइटा डेल। और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अपन। आई इक्वल्स टू 80 इंटू 80 यानी ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन, इसको अपन मल्टीप्लाई करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर ई की पावर आइटा डेल। 1 को दोनों से कर दिया, अब इसको दोनों से करें तो माइनस आर, इसके 1 से करेंगे तो ऐसा कैसा माइनस आर ई की पावर माइनस आइटा डेल, और माइनस माइनस प्लस, इस वाले टर्म को इससे करोगे तो आर इंटू आर यानी प्लस का आर स्क्वेयर, और ई की पावर माइनस आइटा डेल, और यहाँ ई की पावर आइटा डेल प्लस का, तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा। अब ये कितना हो गया आई इक्वल्स टू, ऊपर तो हो गया ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दें, प्लस वाली क्वांटिटी 1 प्लस वाली क्वांटिटी प्लस आर स्क्वेयर, ये हो गया सॉरी ये 2 नहीं हुआ ना, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है माइनस, आर भी दोनों में कॉमन आ रहा है बेचारा आर, अंदर क्या बचेगा ई की पावर आइटा डेल, और माइनस बाहर ले लिया प्लस ई की पावर माइनस आइटा डेल, ये बच गया। तो इस प्रकार की अपने पास कोई कुछ क्वांटिटी आई। अब देखो एक फॉर्मूला अपन और जानते हैं कि अपने पास ऐसा हो कि ई की पावर आइटा थीटा, चूंकि ई की पावर आइटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा और बट्टा में 2 हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो कोस थीटा लिखते हो मैथमेटिक्स में। तो ये ऐसा सही है, थीटा की जगह अपने पास डेल है, तो ई की पावर आइटा डेल प्लस ई की पावर माइनस आइटा डेल को क्या लिखते हो 2 कोस थीटा, नहीं डेल, क्योंकि ई की पावर आइटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इस साइड में चला 2 कोस थीटा, तो ये थीटा की जगह अपने पास डेल है, बस ये ध्यान रखना है। तो क्या लिख सकते हैं अपन तो अपन लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर, 1 प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर, इसको आप क्या लिखते हो 2 कोस डेल, यानी इसको लिख दें 2 कोस डेल।
और अपन इसको i इक्वल्स टू ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ये 1 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2r कोस डेल। तो ये प्रकाश की तीव्रता आ गई अपने पास। इसको थोड़ा और भी अच्छे वे में अपन इसको लिख सकते हैं। इसको थोड़ा आगे और भी बढ़ा सकते हैं अपन। देखो इसका एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, i इक्वल्स टू ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर। इसको मैं ये लिखता हूं 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर, और 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर करूंगा तो यहां प्लस 2r 1 माइनस कोस डेल लिख सकता हूं क्या? करके देखो। देखो 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर यानी a माइनस बी का होल स्क्वेयर। a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है? a स्क्वेयर यानी 1 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2r। अगला क्या है? प्लस 2r प्लस माइनस माइनस 2r कोस डेल। 2r से 2r कैंसिल, 1 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2r कोस डेल, 1 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2r कोस डेल। तो इसका मतलब ये और ये एक ही बात है, यानी 1 प्लस आर स्क्वेयर था तो इसको प्लस की जगह किया माइनस, ये स्क्वेयर आर के ऊपर थी इसको बनाया होल स्क्वेयर, ये माइनस की जगह किया प्लस, और कोस डेल को 1 में से घटाया। तो यानी ये एक ही बात है। अपन ने इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, और कोस को अब साइन की फॉर्म में मेरे को लिखना है, तो अपन इसको किस प्रकार से लिखेंगे? अपन जानते हैं, देखो कोस थीटा बराबर अपन क्या लिखते हैं? 1 माइनस कोस थीटा होता है मैथमेटिक्स में, इसको अपन क्या लिखते हैं? 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कोस डेल क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस डेल 2 साइन स्क्वेयर डेल बाई 2। तो i इक्वल्स टू ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर प्लस 2r, और इनटू में 1 माइनस कोस डेल को क्या लिखता हूं? 2 साइन स्क्वेयर डेल बाई 2, और इसको क्या लिखता हूं? i इक्वल्स टू ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 यानी 4r, और ये हो गया साइन स्क्वेयर डेल बाई 2। ये प्रकाश की तीव्रता यहां तक भी ठीक है। और भी थोड़ा अपने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो काफी अच्छा टॉपिक है। तो थोड़ा सा आगे इसको अपन और करते हैं। i इक्वल्स टू, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन दिस इंप्लाइज i इक्वल्स टू, देखो ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में ये पूरी क्वांटिटी कॉमन ले रहा हूं मैं, 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर, तो यहां तो 1 बचेगा और ये इसमें भाग में लग जाएगा, यानी ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर, और बाहर ले रहा हूं 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर। तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस और 4r साइन स्क्वेयर जो है उसमें क्या बच जाएगा? उसमें डिवाइड, सॉरी किस प्रकार से बचेगा? ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर अपन ने कॉमन लिया, तो यहां कितना बच गया? ये तो 1 बच गया ना। 1 प्लस ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये तो इस क्वांटिटी में से कॉमन ले, चलो इसको ऐसे करते हैं अपन, एक बार ये क्वांटिटी यहां से कॉमन ले रहा हूं मैं खाली। तो i इक्वल्स टू
ऊपर तो क्या है ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर, नीचे वाली क्वांटिटी में कॉमन ले लो आप 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 4r साइन स्क्वेयर डेल बाई 2 अपॉन में ये क्वांटिटी इसके डिवाइड में लग जाएगी, कॉमन लिया तो 1 माइनस आर का, ऐसे लिखेंगे ना। और इसको क्या लिखेंगे, देखो 1 प्लस समथिंग की पावर 1 है तो ऊपर जाएगी ये पावर -1, तो और मैं इसको क्या लिखता हूँ i इक्वल्स टू ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर, ये क्वांटिटी पूरी की पूरी ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, यानी 1 प्लस 4r साइन स्क्वेयर डेल बाई 2 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर, और इसकी पावर हो गई -1। यहाँ तक अपन लिख सकते हैं, तो यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के लिए ये तीव्रता निकालें, ये तीव्रता का फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता वितरण है वो इस प्रकार से होगा डिस्ट्रीब्यूट, यानी प्रत्येक तरंग को इतनी तीव्रता डिस्ट्रीब्यूट होगी इस प्रकार के फॉर्मूले से। अब बात करें कि दीप्त जो फ्रिंजें बनेंगी उसमें जो तरंग है उसकी तीव्रता कितनी होगी और अदीप्त के लिए कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दीप्त फ्रिंजों के लिए। दीप्त फ्रिंजों के लिए बात करें तो आपको पता है कि साइन डेल बाई 2 की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, यानी ये जो साइन स्क्वायर डेल बाई 2 है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। काफी लेंथी हो गया टॉपिक, तो साइन स्क्वायर डेल बाई 2 है वो 0, तो साइन स्क्वायर डेल बाई 2 0 है तो i इक्वल्स टू ये क्वांटिटी 0, तो 1 प्लस 0 यानी 1 बचेगा, इतना बचेगा ये हुआ ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि जो दीप्त जो फ्रिंजें होती हैं उन दीप्त फ्रिंजों में प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इसको आप क्या लिखते हो आई मैक्सिमम। अरे दीप्त फ्रिंजों में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, अदीप्त के लिए न्यूनतम। इसी प्रकार से अपन सेकंड इसका पॉइंट करें अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए निकालें तो यहां से साइन स्क्वायर डेल बाई 2 कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अरे इसकी पावर -1 है, आपको इसको सोल्व करोगे दीप्त अदीप्त, दो कंडीशन और लगानी, ये फॉर्मूला यहां तक है अपना। और साइन स्क्वायर डेल बाई 2 कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 करेंगे, साइन स्क्वायर डेल बाई 2 की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई ना, तो क्या बचेगा प्रकाश की तीव्रता अदीप्त के लिए मिनिमम होगी तो आई मिनिमम इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये 1 हो ही गया। तो ये कंडीशन आएगी मिनिमम के लिए। बाकी आपको यहां तक ये फॉर्मूला करना है। तो फेबरी पेरो व्यतिकरण मापी को बड़े मार्क्स के अंदर पूछे ही पूछेगा, और उसमें प्रकाश की जो व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता का वितरण है वो 100% हर बार एग्जाम में पूछता है, यानी इसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, ये मान लो आप। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ये दो पार्ट मिला के अपना फेबरी जो पेरो व्यतिकरण मापी है वो कंप्लीट होती है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।